नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डर और लालच, ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो आजकल निवेशकों के मन पर भारी हैं और इन्हीं भावनाओं पे निवेशक अपने निवेश के फैसले तय कर देते हैं। पर सवाल ये कि निवेश में दिल की सुने या दिमाग की। आज हम आपको बताएंगे निवेश में कितने तरह के बायस होते हैं और कैसे निवेशक इन भावनाओं को पहचान कर इनसे दूर रह सकते हैं। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ आज है दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा दे, बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। निमेश जी और पंकज जी का दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझना और जानना कि हम निवेश तो पैसों का करते हैं, लेकिन हमारा इमोशनल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी जाता है और कई जो फैसले होते हैं हमारे इमोशंस के आधार पर ही होते हैं। पहले थोड़ा सा ज़रा इस पूरे भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। निमेश जी, अगर मैं आपसे समझूं, हम क्यों कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट से इमोशन को दूर रखें या ना रखें, ये जो कश्मकश होती है इसको कैसे पहचानें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि मैं आपके शो पे आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने चूज किया है बिहेवियरल फाइनेंस पे या साइकोलॉजी कैसे हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। तो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आपने जो सवाल कहा पूछा अभी कि आप देखेंगे जब जब हम किसी चीज में पैसे निवेश करते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे काफी सपने गोल्स उसके साथ जुड़े होते हैं। और ये जो पैसा हमने कमाया है, जो वेल्थ हमने कमाई है, हमने उस पर बहुत मेहनत की है। तो इमोशंस को अपने डिसीजन से दूर रखना बहुत मुश्किल होता है। बट फाइनेंशियल मार्केट्स में ये जरूरी भी हो जाता है कि आप अपने इमोशंस को और बायसेस को थोड़ा सा दूर रखें। क्योंकि अगर मार्केट की चाल देखें तो ये ग्रीड एंड फियर के बीच, लालच एंड डर के बीच वो पेंडुलम की तरह स्विंग करते रहते हैं। अगर आप ये क्राउड के साथ अगर आप स्विंग करते रहेंगे तो आपकी सुपीरियर वेल्थ क्रिएशन या सुपीरियर रिटर्न्स आपके नहीं बनेंगे। तो इमोशंस में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप शायद गलत डिसीजन ले सकते हैं। लालच में आके कभी आप मार्केट टॉप में इन्वेस्ट कर लें, या फिर डर के मारे जब मार्केट गिर रहा हो, जैसे कि कोविड में हुआ था 2020 में, कि आप तभी मार्केट में आपके जो इन्वेस्टमेंट है बेच दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशंस को थोड़ा सा दूर रखें। और इसके कुछ आइडियाज, टूल्स हम ड्यूरिंग द शो डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू बी बेटर इन्वेस्टर। बिल्कुल। तो भावनाओं को आप अपने निवेश से कितना दूर रख सकते हैं, कब तक दूर रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, इमोशंस है जो आपके निवेश पर भारी पड़ती हैं। मैं इसी से पंकज जी शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जैसा हमने पिछले कुछ टाइम पे देखा और ये बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ देखी गई है कि जो एक इन्वेस्टर होता है वो किसी एक निवेश में या फिर किसी एसेट क्लास में, किसी एक स्कीम में बंद सा जाता है। उनका ये कहना होता है कि हमारा इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, अब मैं निकलूं कैसे। तो ये जो एक इमोशन आ जाता है कि मेरा इतना सारा पैसा है, अब मुझे इस स्कीम से निकलना नहीं है, ये देखकर भी कि उसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये किस भावना को दर्शाता है? स्वाति जी नमस्कार, निमेश जी नमस्कार। देखिए, निमेश जी ने अभी बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, बेसिकली उसकी वजह से कई बार बाधा पड़ जाती है आपके ग्रोथ में, कि जो पैसा बढ़ना चाहिए, आप वेल्थ क्रिएट कर पाएं, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो आपने कहा कि ये मालूम चलता है कि नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी आप नहीं निकल पाते हैं, इसमें कई वजह हो सकते हैं। इसमें एक इमोशन नहीं बल्कि मल्टीपल इमोशन हो सकते हैं। एक तो जैसे कि कई बार लॉस अवर्जन होता है कि निवेशक जो होते हैं वो लॉस नहीं चाहते, लॉस बुक नहीं करना चाहते, उसकी वजह से बने रहते हैं। या फिर एक हो सकता है कि एंडोमेंट बायस, यानी कि मेरी चीज है ना तो बस वो अच्छी है, मैं इमोशन जुड़ा हुआ है, मुझे मालूम है कि यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी चीज है तो उससे नहीं निकलना है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो जब भी इमोशन जुड़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
आप चाहे आपके पास एक पुराना स्कूटर हो, आप जानते हैं कि उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और रख के कोई फायदा नहीं है, फिर भी लगता है मेरी चीज है तो ठीक है रखते हैं, देखते हैं शायद कभी अच्छा प्राइस मिलेगा तो निकलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ये जो इमोशन है बेसिकली कि मेरी चीज है, इससे के लिए निकलने का मन नहीं कर रहा है इससे, और इसकी वजह से नुकसान बढ़ता भी जाता है, तो ये एक वजह होती है कि लॉन्ग टर्म तक लोग जुड़े रहते हैं। वैसे तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहिए, बट जैसा आपने कहा कि दिखाई दे रहा है कि नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है वहां पर, तो भी नहीं निकलते हैं। तो इसकी वजह यही है कि इमोशन के साथ यदि वो इन्वेस्टमेंट है और फिर निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से नुकसान बढ़ता जाता है। बिल्कुल। निमेश जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप के पास फंड्स को मैनेज करने का इतना बड़ा और गहरा अनुभव है, कब आप ऐसे बिहेवियर को एक इन्वेस्टर में देखते हैं कि वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, या उनको लगता है कि चलिए नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन मैं इस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि मेरा इतना सारा पैसा लगा हुआ है। हम शायद इसको बिहेवियरल साइंस में इसका हम एक टर्म भी कहते हैं, जिसके बारे में हम समझना यहाँ पर चाहते हैं, संक कॉस्ट फैलेसी। तो ये यूजुअली कब देखा जाता है किसी एक इन्वेस्टर में? जैसे पंकज जी ने अभी दो बायस कहे और आपने एक तीसरा वाला कि लॉस एवर्जन, एंडाउमेंट बायस और संक कॉस्ट फैलेसी, ये तीनों जो हैं वो एक रिलेटेड बायस हैं। टिपिकली क्या होता है कि किसी भी इन्वेस्टर को, वेदर वो रिटेल हो, HNI हो, फंड मैनेजर हो, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, ये बायस उनमें आ जाता है कि अगर प्रॉफिट बन रहा है तो मुनाफा लेना बहुत आसान है, नुकसान लेना बहुत ही मुश्किल। अब मेनी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करके, सपोज आपने किसी शेयर को 100 रुपए में लिया, अगर वो 120 रुपए हुए और आपको कुछ रूमर्स आई या कुछ ऐसे खबर आई कि इसके अनुमान अच्छे नहीं आने वाले हैं या उसके कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली बेच देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ चीज 100 रुपए में ली है और उसके प्राइस जो है 90 रुपए हो गया है, तो अगर आपको कोई रूमर आती है तो आप उसको पहले नकार दोगे कि नहीं नहीं ये गलत होगा, क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया है। आपके ईगो का हर्ट होगा कि मैंने क्यों नुकसान किया इसमें, और मन ही मन आप वेट करोगे कि फिर जब 100 रुपए आएगा तब मैं उसमें से निकल जाऊंगा। तो ये जो लॉस एवर्जन जो बायस है वो लगभग सभी में होता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, आपको एक स्टॉप लॉस या किसी इवेंट पे एक ट्रिगर होना चाहिए कि एक्सेप्ट कर लें कि इसमें आप गलत हुए और आप निकल जाएं। देखिए, एक सफल निवेशक होने के लिए ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंट आप 100% सही हो या 90% सही हो इन्वेस्टमेंट में। ये जरूरी है कि आप जब सही हो तो आप अच्छा मुनाफा बनाएं, लेकिन अगर आप गलत हो तो कम से कम नुकसान में आप अपना व्यू चेंज करके उसमें से निकल जाएं। वेरी वेल सेड है, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया निमेश जी कि आखिरकार कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने नुकसान को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। पर इस हर्ड मेंटालिटी का करें क्या पंकज जी? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में कितना ज़्यादा देखा है कि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म क्या किया कि हर कोई बस वही पैसे डाल रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पिछले कुछ टाइम में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है। एक टाइम ऐसा था स्मॉल कैप मिड कैप की धूम थी। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई बस उसी चीज़ की बात कर रहा है और हर कोई बस वही पैसे डालना चाहता है। तो ये जो इमोशन है यूजुअली एक मार्केट में, ये कैसे पनपता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए इमोशंस हैं, और क्योंकि एक रोबोट में और एक मनुष्य में यही अंतर होता है कि मनुष्य में इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस होना तो स्वाभाविक है। लेकिन बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट में ये बीच में आ जाते हैं इमोशंस, और जिससे जो हमारे गोल से अचीव होने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमेशा एक मॉडल बनाकर आप काम करें। और आपने कहा जैसे कि अभी हर्ड मेंटेलिटी यानी कि भेड़ चाल, हम देखते हैं कि जैसा सब लोग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आप कहीं पर भी देखें तो जैसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसी को करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते कि मेरा जो लक्ष्य है वो अलग हो सकता है, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। अब सभी लोग अगर
मतलब हमने देखा पिछले कुछ समय में कि सेक्टोरल फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे इसमें फंड्स लॉन्च हो रहे थे। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने जो नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हमने देखा कि थीमेटिक फंड्स में बहुत ज्यादा एलोकेशन लिया या वहां पर शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की। तो ये हर्ड मेंटेलिटी है कि हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अब हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है कि जो निवेशक निवेश कर रहा है एक थीमेटिक फंड में, उसने पहले से अपने पोर्टफोलियो का 70-80% एलोकेशन डाइवर्सिफाइड फंड में किया हुआ हो, इसके लिए वो आप ऐड करना चाह रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो आपके लिए भी सही है। तो ये जानना जरूरी है कि इस तरह के हम बायसेस जो बात कर रहे हैं, ये बायसेस तो हैं, इस तरह के भावनाएं, इमोशंस हैं हमारे मन में, लेकिन सही तरीका यही है कि अपने लक्ष्य को तय करके उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक बात और ऐड करूंगा स्वाति जी, हम जो बात पहले कर रहे थे उससे जुड़ी हुई है कि जो हम बात करते हैं लॉस होने की, यानी कि आप हर्ड मेंटलिटी की बात भी करेंगे, यहां पर भी लॉस होगा तो बात वहीं आ जाएगी। होता यह है कि किसी भी इंसान को ना जो गेन जो होते हैं, उसका जो प्लेजर होता है, उसके मुकाबले जो लॉस होता है ना, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। कि हम कहते हैं कि प्लेजर ऑफ गेन या जो हम कह रहे हैं दुख जो होता है लॉस का, वो 3 टाइम ज्यादा होता है प्लेजर ऑफ गेन से। तो इसके लिए ध्यान यही होता है कि लोग लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। तो हर्ड मेंटेलिटी से मत जाइए, इसके बजाय ये है कि अपने लक्ष्य को तय करके अपने जोखिम के हिसाब से आप अपने गोल्स के टिके रहेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पर ये जो पूरी हर्ड मेंटालिटी है, मैं एक एएमसी पर्सपेक्टिव से निमेश जी आपसे जानना चाहती हूँ। अगर एक ही जगह पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक बिहेवियर एज एक फंड मैनेजर भी कैसे समझते हैं आप भी कि एक अगर मानिए एक इन्वेस्टर चाह रहा है कि उसको मानिए एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एरिया में ही इन्वेस्ट करना है, तो हम क्यों ना उसी की पेशकश करें। और ये हमने थ्रू एएमसीज भी देखा है, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से पैसिव फंड्स हो गए या फिर सेक्टोरल पेशकश इतनी सारी आ रही है, सो वो भी नब्ज पकड़ रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा एक भाव बन रहा है निवेशकों का भी। तो एक जो एएमसी होती है वो इस बिहेवियर को कैसे समझती है? स्वाति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि एट बजाज फिनसर्व एएमसी जब हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ये इन्वेस्टर्स के लिए इस समय एक सही प्रोडक्ट है या नहीं। तो लास्ट ईयर जैसे अबाउट 13-14 मंथ्स पहले हमने फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया, जहां पे हमने कहा कि हम इसमें स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब हाल ही में जो हमने फंड लॉन्च किया अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, तो वो हमने एक लार्ज कैप फंड लॉन्च किया कि अब जो है अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में बेटर है, क्योंकि अच्छा रनअप आ गया है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। हम जो हमारी कम्युनिकेशन जो है इन्वेस्टर्स को, हम उन्हें 2 चीजों पे उनको बताते हैं। एक कि एक अच्छी कंपनी एक तभी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आप उसे अच्छे दाम पे लें। अगर आपने बहुत ही हाई प्राइस पे कर दिया किसी अच्छी कंपनी के लिए भी, तो आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वहां से अच्छी नहीं होगी। दूसरी चीज क्राउड बिहेवियर के बारे में समझनी जैसी ये है कि ऐसा कहते हैं, क्राउड इज राइट ऑन ट्रेंड्स बट रॉन्ग एट एंड्स। यानी क्राउड एक अच्छी चीज को काफी समय ऐसा होता है कि वो ओवर रिएक्शन में इतनी ऊपर लेके जाते हैं, वैल्यूएशन इतना हाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर देते हैं कि वहां से शायद वो एक्सपेक्टेशन मीट ना हो, या फिर वैल्यूएशन इतने ऊपर चले गए हैं कि आपको वहां से अच्छे रिटर्न ना बने। तो थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट आइडियाज रखनी चाहिए, जहां पे क्राउड शायद बहुत ही डिप्रेस हो गया है या डर में बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट टर्म इश्यू, अगर वो आपको अच्छे बिजनेसेस अगर अच्छे दाम पे दे रहा है तो वो अक्यूमुलेट करना जरूरी है। एंड अच्छी कंपनीज अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में है और आपको अच्छे दाम पे मिल रही हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा कंपाउंडिंग दे सकती है। बिल्कुल, और ये समझना भी ज़रूरी है, जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इमोशंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको इन इमोशंस को
परे रखकर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही होता है सवाल भी, निवेश के फैसले दिल से लें दिमाग से लें, दोनों से थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन थोड़ा समझदारी से। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद और भी चर्चा जारी रहेगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। निवेश प्रभारी कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाते हैं, उस पर खास चर्चा चल रही है। बहुत ही अलग टॉपिक है आज का, जिससे आप हमेशा दो चार होते होंगे, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट्स के साथ और उनसे समझ रहे हैं कि ये कौन सी भावनाएं हैं जो हमारे ऊपर आती है, ऊपर सवार होती हैं, और क्या हम इससे कुछ पार पा सकते हैं, बच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या फिर ये भावनाएं कभी कभी सही भी होती हैं। बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन है, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज भटपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि एक फंड को चूज करना है तो पिछला रिटर्न देखो और आंख बंद करके जहां पर अच्छा रिटर्न है वहां पर जाके आप उसमें पैसे लगा दो। और उस हिसाब से अगर हर कोई इन्वेस्ट करने लग गया पिछले 1-1.5 साल में, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एक पर्टिकुलर फंड में ही शायद निवेश करता रह जाए। ये जो एक तरीके का जो इमोशन हो जाता है कि जहां पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और हमसे भी सवाल पूछते हैं कोई अच्छा रिटर्न वाला फंड बताइए, ये इमोशन क्या कहता है? बिल्कुल स्वाति जी, सही कहा आपने। देखिए, हम इतने सारे ये सवाल जवाब वाले भी बहुत सारे शोज करते हैं और अक्सर देखते हैं कि पोर्टफोलियोज में आजकल स्मॉल कैप बहुत ज्यादा दिखाई देता है। एक इन्वेस्टर ने बल्कि एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है, या फिर डिफेंस थीम में आप देखेंगी, या पीएसयू थीम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो होता यह है कि पिछले कुछ समय के जो रिटर्न्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उसको देखकर इन्वेस्टर्स डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखना तो सही बात है, उसके आपको एक मालूम चलता है कि डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स में, डिफरेंट इकोनॉमी की साइकिल्स में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, फंड मैनेजर की क्या एक्सपर्टी है। लेकिन अक्सर हम शॉर्ट टर्म की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। और इसे अगर मैं कहूं बिहेवियरल फाइनेंस की भाषा में, तो इसे रिसेंसी बायस कहा जाता है कि रिसेंट में जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर ज्यादा आप जोर देते हैं, ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बल्कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, लॉन्ग टर्म की का जो एक्सपीरियंस होता है, उसे आप भूल जाते हैं। तो ये बड़ी गलती होती है। और ऐसा करने की बजाय पहली बात तो ये कि पास्ट परफॉर्मेंस से थोड़ा सा आपको आइडिया मिलता है। जैसे कहें ना, अगर कभी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मार्कशीट देखी जाती है, उससे मालूम चलता है कि पास्ट में आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है। लेकिन आगे आप कैसा परफॉर्म करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, या वो आपके बिहेवियर से मालूम चलेगा कि आप किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, क्या आपका एटीट्यूड है। ऐसा इन्वेस्टमेंट के बारे में जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उससे बात मालूम चलेगी कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस आप देखें तो भी, लेकिन कम से कम ये जो रिसेंसी बायस है कि रिसेंट की इंफॉर्मेशन को ज्यादा वेट देते हैं, वो करेंगे तो शायद ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो इमोशंस हैं निमेश जी, क्या हमेशा गलत होते हैं? क्योंकि हम क्यों अपने तमाम जितने भी, अगर मानिए हमारे किसी भी एक कोई फैसला गलत हो जाता है, तो क्या हमारा हर किसी एक गलत फैसले का आरोप हमारे इमोशंस पर मढ़ना क्या सही है? कभी इमोशन सही भी हो सकते हैं। कभी हम कहते हैं कि इट्स माय गट फीलिंग, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाजार में काफ़ी सारी चीज़ें गट फीलिंग से भी चलती हैं। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी बैक्ड विद गुड रिसर्च ऑल्सो। तो अगर बचना है ऐसे इमोशन से, तो किन बातों का ख्याल रखें, और कौन से इमोशंस कई बार सही भी होते हैं? इसका जवाब मैं 3 भाग में दूंगा। पहले तो कि इमोशंस मेक अस ह्यूमन, हम इसीलिए ह्यूमन हैं क्योंकि हम इमोशंस रखते हैं इतने, और लाइफ का मजा इन इमोशंस में ही है। बट जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तभी कुछ इमोशंस जो हमारे हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गलत कर सकते हैं। तो तब इन्वेस्टमेंट करते हुए इमोशन लेस नहीं कहूंगा, बट ठंडे दिमाग से, रैशनल बिहेवियर से इन्वेस्ट करना जरूरी है। सेकंड में ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि गट फीलिंग के बारे में, एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक्सपर्ट इंट्यूशन। एक होता है हमारा इंट्यूशन कि हमारी गट फीलिंग हमें हर चीज के बारे में पहले एक आंसर दे देती है कि मुझे लगता है ये होगा।
एक होता है एक्सपर्ट इंट्यूशन, जब हम किसी पैटर्न को बहुत सालों से अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पैटर्न को हम समझते हैं और उस वजह से हम एक इंट्यूशन डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत सालों से आप वहां जा रहे हैं, वो जैसे ही आप उनको मिलने जाओगे आप वो इमीडिएटली समझ जाते हैं कि आपको शायद ये बीमारी या ये प्रॉब्लम हो सकती है। लॉट ऑफ पीपल जो अपने स्पाउस के साथ, अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ बात करते हैं तो उनकी आवाज से, हेलो से समझ जाते हैं फोन पे कि उनका इमोशन क्या होगा। तो वो होता है पैटर्न रिकग्निशन या एक्सपर्ट इंट्यूशन। लेकिन अगर हमें इंट्यूशन यूज भी करना है और कुछ उसके बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टमेंट में, लेकिन एक्सपर्ट इंट्यूशन को भी यूज करने के पहले सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डैनियल कैनेमैन जो फेमस नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप इंट्यूशन यूज कीजिए तो डिलेड इंट्यूशन यूज कीजिए। पहले डेटा देख के अपना एक व्यू बना लीजिए, उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करके उसके बारे में सोचें, और अगर आप एक्सपर्ट हों और आपने ये पैटर्न्स पहले देखी हैं तो आपके मन में भी इंट्यूशन से अच्छा जवाब आ सकता है। तो डिलेड इंट्यूशन शायद यूज कर सकते हैं, नॉट विदाउट प्रैक्टिस। ओके, डिलेड इंट्यूशन, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। ये शायद आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा किसी भी निवेश के आने वाले फैसलों के लिए। हम बिहेवियरल साइंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पंकज जी बम्बार्डमेंट हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, हर जगह आपको सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी ज्ञान दे रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बायस भी है, या जहाँ जो इतनी हर जगह से हर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कब सुने कब ना सुने। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल क्योंकि ये जमाना है सोशल मीडिया का, तो कई बार इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, और इसे हम कई बार भी बोलते हैं ना कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है करके। ये तो कई बार आपको व्हाट्सएप कहिए या फिर सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। कुछ सही भी हो सकता है और बहुत सारा गलत भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन बायस यही है कि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हैं, जबकि आप भूल जाते हैं कि डेटा क्या कहता है और रिसर्च क्या कहती है। स्वाति जी, एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, अभी निमेश जी जो एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए, या तो आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल इमोशन को साइड में रखकर जो रिसर्च कहती है, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है, उसके हिसाब से निवेश कीजिए। अदरवाइज निवेश जी जैसे फंड मैनेजर्स जो हैं, उन पर भरोसा रखिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं पता है मुझे लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, तो फ्लेक्सी कैप आपके पास है, फंड मैनेजर डिसीजन ले रहे हैं। आपको इक्विटी में करना है, डेट में करना है, लेकिन पता नहीं है किस वक्त कितना करना है, तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स में कीजिए। तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आप डिसीजन सही नहीं ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन बायस की बात करें, चाहे हम हर्ड मेंटेलिटी की बात करें, जब इस तरह की बातें होती हैं और हम उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, तो बेटर है कि एक इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है उसको फॉलो कीजिए। क्या तो आपका खुद का मॉडल हो या फिर वो एएमसी का जो मॉडल है, फंड मैनेजर्स जो मॉडल बनाकर चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे आप फॉलो कीजिए, तभी ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल निमेश जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि एज अ फंड मैनेजर या समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग एन एएमसी जो एक पेशकश करती है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की टू देयर इन्वेस्टर्स, आपकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, या कोई स्ट्रैटेजी जिससे कि जो एक बिहेवियर्स हैं उसको स्टडी करके आप उसको आपने कुछ थोड़ा आइडिया तो दिया था, लेकिन क्या हम उसको और अच्छे ढंग से उस फिलॉसफी को समझ सकते हैं? जी, हमारी जो बजाज फिनसर्व एएमसी की जो फिलॉसफी है उसे हम कहते हैं इनक्यूब, इन शॉर्ट। ये आपको जो अल्फा जनरेट करनी है आपको, या क्राउड से बेटर इंपॉर्टेंट रिटर्न्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाए जाएं, तो इसको शॉर्ट में हमने इनक्यूब नाम रखा है। इसका एक्चुअली अगर स्प्लिट करें तो होता है इंफॉर्मेशन एज, यानी राइट इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव एज, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस सही करना है हमारे फाइनेंशियल मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल पे। और थर्ड होता है बिहेवियरल एज, जो आपको एक आपके अपने बायस कैसे रोकने हैं वैसे टूल्स बताता है। और दूसरा कि क्राउड
के जो बायस हैं, जो ग्रीड एंड फियर है, उसका एडवांटेज कैसे लेना है आपको और किस हिसाब से आपको पोजीशन करना है अपने आप को, वो हेल्प करता है। अब कुछ जो टूल्स हम यूज करते हैं इंटरनली फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एट बजाज इज से हम ऐसे स्क्रीनर बनाते हैं कि कहां पे क्राउड ने ओवर रिएक्ट किया है ग्रीड में या फियर में, तो वहां से रिवर्सल के चांसेस क्या हैं वो हम डेटा देखते हैं। जहां पे कोई नई इंफॉर्मेशन आई बट क्राउड ने उस हिसाब से उसको प्राइसिंग नहीं किया है, तो एक मोमेंटम बनती है, तो वहां एनालाइज करते हैं कि कहां पे अंडर रिएक्शन है और कहां पे मोमेंटम के चांसेस हैं। जब हम एक फोरकास्ट करते हैं प्राइसेस का, तो हम एक टारगेट प्राइस नहीं बनाते, हम 3 टारगेट प्राइस बनाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो बनाते हैं कि बुल केस में क्या हो सकता है और बेयर केस में क्या हो सकता है। तो ये टूल्स जो हैं हम अपने प्रोसेस से इंप्लीमेंट करके हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक हमने बैलेंस एडवांटेज फंड जो बनाया है वो एक्चुअली बिहेवियरल एज को पूरा यूज करता है। वो एलोकेशन जो है इक्विटी ना सिर्फ फंडामेंटल या वैल्यूएशन पे डिसाइड करता है, बट उसमें क्राउड बिहेवियर का भी इनपुट्स लेते हैं और उस हिसाब से हम उसे एलोकेट करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो बिहेवियर स्टडी है वो एक सिर्फ निवेशक अपने ऊपर नहीं करता, एक एएमसी भी इन्वेस्टर्स पर करती है, उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टर्स के लिए ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी चूज करती है, जो कि आपको अलग अलग फंड के जरिए भी आगे देखने को मिलती है। बहुत धन्यवाद करेंगे निमेश जी और पंकज जी, आप दोनों का हमारे साथ इस बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। मनी गुरु में भी बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी।